जी भाई, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और आज मूड हो रहा है जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट करने का। ठीक है, कर लेना, मसला तो नहीं है सबको। तो HTML, हाँ, CSS का कोई होगा तो वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, नहीं, आपको तकरीबन एक हफ्ते पहले बता दिया जाएगा। वैसे तैयारी तो होगी आप लोगों की CSS की, ऐसा ही है। तो HTML हमारी कंप्लीट हो गई थी, उसका टेस्ट भी हो गया। CSS हमारी कंप्लीट हो गई, उसका टेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, और फ्लैक्स हो गया था हमारा, और गिटहब हो गया था हमारा, बूटस्ट्रैप और नेटलीफाई। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये हमने कंप्लीट कर लिया। हाँ, नेटलीफाई बहुत स्पीड से पढ़ाई है मैंने, ऐसा हो ही नहीं सकता यार। चलो मान लेते हैं तुम्हारी बात को। तो वो तो आने वाली क्लासेस में बार बार जरूरत पड़ेगी हमें नेटलीफाई की, हम कर लेंगे उसको। ठीक है, अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारी पहली क्लास थी, जब यहाँ पे SMIT में आप लोगों की पहली क्लास थी, तो आप लोगों को मैंने ये बताया था कि भाई वेब के मतलब वेब में दो चीज़ें होती है, एक होती है वेब डिज़ाइनिंग और दूसरी होती है वेब डेवलपमेंट। सही है, तो मैंने शायद ये भी बोला था कि पहले हम वेब डिज़ाइनिंग अपनी कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम अपनी वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। ऐसा ही है। तो हम लोगों ने मतलब हमारा जो हमारी पहली क्लास स्टार्ट हुई थी वो कब से हुई थी? 5 जून। तो 5 जून से लेके आज कौन सी जुलाई है? 25 जुलाई। तो हम ये कह सकते हैं कि 1.5 महीने के अंदर, 26, 1.5 महीने के अंदर हम लोगों ने अपनी वेब डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर ली है। ऐसा ही है। तो सबसे पहले आप लोगों को मुबारकबाद, सिर्फ मुबारकबाद उन लोगों को जिन लोगों को वेब डिज़ाइन करना आ गया। ठीक है, और जिन लोगों को वेब डिज़ाइन नहीं करना आया तो हम उनको कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि मुहर्रम शुरू हो गया है। ठीक है, खैर वो समझ सकते हैं हमारी बात का मतलब। तो ठीक है भाई, बात समझ आ गई है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को वेब डिज़ाइनिंग आ गई है। आ गई है, नहीं आई है? किसी को भी कोई मसला तो नहीं है ना? ठीक है। अच्छा, अब हम अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। क्या स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं भाई? डेवलपमेंट। और आप लोगों को पहली क्लास से बताया गया था कि भाई कोई भी वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटी का काम होता है, कोई भी वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटी का काम होता है तो वो किस से होता है? आवाज ही नहीं आ रही है, आवाज ही नहीं आ रही है। जावा स्क्रिप्ट से होता है। ठीक है, अच्छा, और शायद आप लोगों को जावा स्क्रिप्ट की खुसूसियात भी मैंने बता दी थी कि जावा स्क्रिप्ट क्यों यूज होती है। बताया था मैंने या नहीं बताया था? नहीं बताया था। उसके मतलब शिश्के वगैरह नहीं बताए थे मैंने। देखो चलो सुन लेते हैं। तो भाई बात ऐसी है, अब मैं देखो, मुझे याद पड़ता है कि मैंने बताया था, लेकिन तुम लोगों को याद नहीं है। मैं अपने अल्फाज जब दोहराऊंगा ना तो फिर पता लगेगा हाँ सर ने ये अल्फाज दोहराए थे। देखो भाई, हमारे पास अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं। सी हो गई, सी। अच्छा, पहले लैंग्वेजेस को छोड़ते हैं, पहले ना बिल्कुल ऐसी बात करते हैं जो कि नॉन टेक्निकल बंदा है ना, जिसको कुछ भी नहीं पता जावा स्क्रिप्ट के बारे में, कि भाई ये बस उसने जावा स्क्रिप्ट सुना है, उसके पीछे क्या कहानी है क्या नहीं, कुछ नहीं। उस लेवल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो भाई, जावा स्क्रिप्ट क्या है? एक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है भाई? पता है आप लोगों में से किसी को जावा स्क्रिप्ट के बारे में पता है? थोड़ा बहुत, एक स्टूडेंट को पता है, दो स्टूडेंट को पता है। ठीक है, देखिए भाई, जावा स्क्रिप्ट क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है भाई? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लिख लो, बगैर तो लिख लो अपने पास कुछ। अच्छा भाई, अब जैसे कि हमारे पास एक होती है उर्दू लैंग्वेज, जो कि हम बात कर रहे हैं आपस में, ऐसे ही है। इसी तरीके से एक लैंग्वेज होती है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, उसमें क्या होगा, आप लोगों को अगर इंग्लिश आती होगी तो इंग्लिश समझ आ जाएगी, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि मुझे भी बोलनी भी आनी चाहिए। वैसे इतनी मुझे खास बोलनी नहीं आती, खैर। ठीक है भाई, और एक होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या होती है भाई? प्रोग्रामिंग, बोलो ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब बात ऐसी है कि ये जो कंप्यूटर है,
अच्छा, प्रोग्राम क्या होता है बेसिकली? हम क्या करते हैं, हम अपना टास्क कंप्यूटर को बोलते हैं कि भाई ये तुम मेरा टास्क करके दो। बात समझ आ रही है? तो कंप्यूटर हमारी जबान को नहीं समझता, हमारी जबान को नहीं समझता, ये बात तो समझ। अच्छा, आप लोगों ने बिल्कुल मतलब अपने स्कूल लाइफ के अंदर एक लैंग्वेज पढ़ी होगी या सुना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज कौन सी होती है भाई? जीरो और वन। देखो, दो तरीके की लैंग्वेज होती है, एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज और एक होता है लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कि हमारी जबान में बात की जाती है, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट है। जावा स्क्रिप्ट के अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, इसी तरीके से सी है, सी शार्प है, पाइथन है, ये सारी लैंग्वेजेस होती हैं। तो इनमें हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में कोड करते हैं। बात समझ आ रही है? कंप्यूटर को बताते हैं कि भाई तुम्हें ये काम करना है, ये प्रोग्राम बनाना है, इसका एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, इसका डिवीजन करना है, ये सब टास्क है। कंप्यूटर को अपनी जबान में बताते हैं कि भाई तुम्हें ये काम करना है, लेकिन लिख किस में रहे? इंग्लिश में रहे। और कंप्यूटर जो है वो इंग्लिश की जबान को नहीं समझता। कंप्यूटर किस जबान को समझता है? मशीन लैंग्वेज को। और मशीन लैंग्वेज में क्या आ जाती है? बाइनरी लैंग्वेज, जिसका अभी मैंने बताया ना, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज तो पता लग गया कि भाई उसमें हमारी जबान होती है, और लो लेवल लैंग्वेज में क्या होता है भाई? बाइनरी लैंग्वेज होती है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज शायद यूनिवर्सिटी में किसी ने पढ़ी हो, पढ़ी है किसी ने यूनिवर्सिटी में? हमने भी पढ़ी है, लेकिन बहुत अजीब और वाहियात किस्म की लैंग्वेज है। खैर छोड़ो उसका, अल्लाह का शुक्र है कि क्लियर हो गई है। आपकी क्लियर हुई है? मैं सार जुमानी। हाँ, अच्छा, तो खैर ठीक है भाई, बात समझ आई। अब जब आप जाएंगे सऊदी अरब, अल्लाह ताला आप सबको उम्रा और हज नसीब करे, आमीन। तो जब आप लोग जाएंगे ना, तो आप लोग वहां पे जो टैक्सी वाले होते हैं उनको आप बोलेंगे कि भाई जो है ना, हमें फला जगह जाना है जियारत के लिए। ठीक है, तो वो तुम्हें उस जगह जाने के लिए कुछ रियाल बताएगा। ठीक है, कितने रियाल बताए? लेट सपोज उसने 40 रियाल बताए। अब तुम उससे नेगोशिएट करोगे, तुम उसको बोलोगे कि नहीं भाई 40 रियाल में नहीं जाना, कितने में जाना है? 20 रियाल में जाना है। तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा माफी। क्या बोलेगा वो? अब माफी का मतलब क्या है? माफी का मतलब वो नहीं है कि मुझे माफ कर दो, नहीं। माफी का मतलब क्या है? नहीं, मतलब मैं नहीं मानता। तो अब ये हमें माफी का पता कैसे लगा? हमने मतलब जो है ये एक अलग चीज है। वहां गए थे तो हमें बस एक दो अल्फाज समझ आए थे, एक माफी, एक का नाम था कुल्लू, पता नहीं कुल्लू नाम था, और पता नहीं वो जब हम किसी से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, कैफा हालू का, कैफा हालू। तो ये कुछ लैंग्वेजेस मैंने सीखी थी वहां जाके ना। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि मेरे और जो ड्राइवर था उसके दरमियान में एक बंदा मौजूद था। उस बंदे का नाम था मामू। वो मामू कौन थे? वो मेरे मामू थे। कौन थे वो? मेरे मामू थे। तो उनको जो है ना अरबी भी आती है और उनको क्या आती है? उर्दू भी आती है। तो जब मैं उससे बात कर रहा था तो मामू ने क्या किया, मेरी जबान को सुना और उसको बताया, और जब वो मुझसे बात कर रहा था तो मामू ने उसकी बात को सुना और मुझे बताया। बात समझ आई? तो इसको बीच में क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटर बोलते हैं। और ट्रांसलेटर का नाम क्या होता है? मामू। क्या नाम होता है? मामू। अब इसी तरीके से कंप्यूटर और मेरे दरमियान एक मामू मौजूद है। ठीक है, और उस मामू का नाम क्या है? नहीं, दो मामू है। एक का नाम है कंपाइलर और एक का नाम है इंटरप्रेटर। क्या है भाई? कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करते हैं? ट्रांसलेट का काम करते हैं। ठीक है, अब जो मैंने एक चीज लिखी है, num1 प्लस num2, मतलब नंबर 1 को नंबर 2 में क्या कर दो? ऐड कर दो। ये चीज मैंने लिखी हाई लेवल लैंग्वेज में, और हाई लेवल लैंग्वेज ने ट्रांसलेट किया, मतलब इंटरप्रेटर ने ट्रांसलेट किया और मशीन को बताया, और उसने num1 प्लस num2 को 0-1 की लैंग्वेज में क्या कर दिया? ट्रांसलेट कर दिया, और फिर कंप्यूटर ने मुझे आउटपुट रिटर्न कर दिया। कंप्यूटर ने डायरेक्ट आउटपुट रिटर्न नहीं किया। कंप्यूटर ने क्या किया? इंटरप्रेटर या कंपाइलर बीच में था, उसको बताया और उसने मुझे रिटर्न किया। ये बात समझ आ रही है या नहीं? ठीक है, तो कंपाइलर में ये फर्क होता है कि कंपाइलर पूरे कोड को, जितने भी लाइन ऑफ कोड आपने लिखा है, उस पूरे कोड को एक साथ एग्जीक्यूट करेगा।
ठीक है। और इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर आपके पास लाइन बाय लाइन को कोड रीड करते हुए आता है। बात समझ आ रही है? एक मरतबा दोबारा बता देता हूं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या फर्क है। कंपाइलर पूरे कोड को एक साथ क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। और इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड को रीड करता हुआ आता है, एक तो लाइन बाय लाइन और दूसरा लेफ्ट टू राइट। इस बात को अपने पास लिख लो, ठीक है भाई, बात समझ आ गई है। तो जावास्क्रिप्ट क्या है भाई, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हमें कोई भी काम कराना होता है तो हम लोग किसकी मदद से करा देते हैं, जावास्क्रिप्ट की मदद से कराते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है जावास्क्रिप्ट, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पाइथन, सी शार्प वगैरह, ये सारी चीजें क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अब बात ऐसी है कि भाई हमें क्या करना था, वेबसाइट हम लोग बनाना सीख रहे थे, डे फर्स्ट हम लोग वेबसाइट बनाना सीख रहे थे ना। तो हमने वेबसाइट बनाने के लिए एक जो है वो लैंग्वेज सीखी, HTML CSS जावा, अपना HTML CSS बूटस्ट्रैप वगैरह, ये सारी चीजें सीखी, बात समझ आई। लेकिन वेबसाइट प्रॉपर नहीं बनी, क्योंकि वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटी नहीं हो रही थी। अब वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए हमने जावास्क्रिप्ट ऐड कर दी। अब जब भी एक वेबसाइट बनती है, जैसे कि फेसबुक हो गया भाई, फेसबुक जो है वो क्या है, एक वेबसाइट भी है और एक एप्लीकेशन भी है। तो जब वेबसाइट बनेगी तो वो एप्लीकेशन भी बनेगी, जाहिर सी बात है, अच्छी बात हो जाएगी ये, ऐसा ही है। तो अब करना क्या पड़ता था पहले वक्तों में, पहले वक्तों में ये करना पड़ता था कि वेबसाइट के लिए अलग लैंग्वेज सीखनी पड़ती थी और मोबाइल एप्लीकेशन के लिए अलग लैंग्वेज सीखनी पड़ती थी। मोबाइल एप्लीकेशन के लिए अभी भी यूज होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं जावा, कॉटलिन, शायद आप लोगों ने नाम सुना, ठीक है, ये लैंग्वेजेस होती है। अब जिस तरीके से जावास्क्रिप्ट एक अलग लैंग्वेज है, इसमें जी जान मार के हम लोग इसको सीखेंगे, इसके लॉजिक्स, इसका सिंटैक्स, ये वो सारी चीजें। एक लैंग्वेज कंप्लीट हो गई, अब आ जाओ दूसरी लैंग्वेज पे, क्योंकि हमें मोबाइल एप्लीकेशन भी बनानी है। फिर जावा का अलग, देखो जावा स्क्रिप्ट और जावा दोनों अलग अलग लैंग्वेजेस है, सेम नहीं है, ठीक है। फिर जावा स्क्रिप्ट सीखने के बाद हम जावा पे आए, जावा का सिंटैक्स सीखा, जावा का जो है वो लॉजिक्स वगैरह सीखी हम लोगों ने, ठीक है। फिर इसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर भी कितनी चीजें आ जाती हैं, दो चीजें आ जाती हैं, WMA218, जिसका रोल नंबर है वो बाहर आ जाए, WMA218, आधे में ना पानी भी लिया ना, ठीक है। तो अब मोबाइल के अंदर भी दो चीजें आ जाती हैं, एक होता है एंड्रॉइड और दूसरा क्या होता है, iOS। इसका पानी फेंक देना। एक एंड्रॉइड एप्लीकेशंस होती हैं और दूसरी एप्लीकेशंस कौन सी होती हैं, iOS एप्लीकेशन होती है, ठीक है। ये दोनों प्लेटफॉर्म बिल्कुल अलग अलग है। अब पहले तो ये बात हो रही थी कि जावा सीखो, एक अलग लैंग्वेज। अब वो जावा किसके अंदर यूज हो रही है, लेट्स सपोज एंड्रॉइड के अंदर यूज हो रही है, iOS के अंदर जावा यूज नहीं हो रही है। iOS के अंदर एक अलग लैंग्वेज यूज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्विफ्ट, ठीक है। वो एक अलग लैंग्वेज है, उसको एक अलग सीखना पड़ रहा, उसका सिंटैक्स अलग, उसकी लॉजिक्स अलग। अब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो कितनी लैंग्वेज सीख रहा है, जावास्क्रिप्ट भी सीख रहा है, ये भी सीख रहा है, वो भी सीख रहा है, तो मतलब भाई कितना मिक्सअप हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब जावास्क्रिप्ट जब आई ना, तो जावास्क्रिप्ट ने बोला कि ये जो तुम इतनी सारी लैंग्वेजेस सीख रहे थे ना, ये तुम ना सीखो, तुम किसको सीख लो, मुझे सीख लो। तुम्हें वेब पे काम करना होगा, तुम जावास्क्रिप्ट पे काम करो। तुम्हें मोबाइल पे काम करना होगा, तुम जावास्क्रिप्ट पे काम करो। अब जावास्क्रिप्ट पे मोबाइल के अंदर काम कैसे होता है कि उसके अंदर एक हमारे पास फ्रेमवर्क होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट नेटिव क्या है, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, उसके अंदर जावास्क्रिप्ट ही यूज होती है, उसके अंदर कोई और लैंग्वेज यूज नहीं होती है। काम आसान हो गया। तो अब मोबाइल के अंदर भी रिएक्ट नेटिव पे आ गए हम लोग, और रिएक्ट नेटिव पे हम लोगों ने एक कोड किया जावास्क्रिप्ट के ऊपर, वही कोड आपका एंड्रॉइड के ऊपर भी चल गया और वही कोड आपका iOS के ऊपर भी चल गया। जब ये दोनों चीजें हो जाती हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस प्लेटफॉर्म। तो रिएक्ट नेटिव क्या है, हमारे पास एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो कि एंड्रॉइड के ऊपर भी चलेगी और iOS पे भी चलेगी। और रिएक्ट नेटिव के अंदर लैंग्वेज कौन सी यूज हो रही है, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। रिएक्ट जेएस बहुत धूम मची हुई है मार्केट में अभी, इसकी बहुत पहले से धूम मची हुई है और अभी तक मची हुई है और आगे तक मची रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। नेक्स्ट जेएस नाम सुना होंगे आप लोगों ने,
ये इसके आगे जेएस, जेएस एक्सप्रेस जेएस, नोड जेएस, नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, ठीक है। ये क्या है, ये सब जावा स्क्रिप्ट है। बात समझ आ रही है। तो गेम डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट के लिए एक अलग लैंग्वेज यूज होती थी, ठीक है। अब गेम डेवलपमेंट के अंदर भी जावा स्क्रिप्ट यूज हो रही है। मशीन लर्निंग, मशहूर है मशीन लर्निंग के भाई, मशीन लर्निंग के अंदर पाइथन में कोडिंग की जाती है, और अच्छी बात है, पाइथन बहुत एक फास्ट लैंग्वेज है और दुनिया की नंबर 1 लैंग्वेज है पाइथन, ठीक है, सही बात है। लेकिन दूसरे नंबर पे जो लैंग्वेज आती है वो कौन सी लैंग्वेज आती है, जावास्क्रिप्ट। अगर पहली और दूसरी आ रही है तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई हम भूखे मर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को सीखने का। ये दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, ये पाकिस्तान की कराची की बात नहीं कर रहा। पूरी दुनिया में जो सेकंड नंबर पे लैंग्वेज आती है वो कौन सी आती है, जावास्क्रिप्ट। तो इसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मतलब ये आप लोगों के लिए फायदेमंद है, ठीक है। आप लोगों को किसी भी फील्ड में जाना है, अभी तो हम लोगों ने सिर्फ वेब सीखा है, हो सकता है आगे जाके आप लोगों का डोमेन चेंज हो जाए। आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट बोले कि भाई मुझे मशीन लर्निंग की तरफ जाना है, आप लोगों में से कुछ बोलेंगे मुझे गेम डेवलपमेंट की तरफ जाना है, मुझे मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ जाना है, मुझे वेब की तरफ जाना है। जावा स्क्रिप्ट के रास्ते हर तरफ जा रहे हैं। ब्लॉकचेन का यार इतना मुझे पता नहीं है ब्लॉकचेन का, ठीक है, वैसे मेरे ख्याल से होगा, ब्लॉकचेन के अंदर भी होगा, ठीक है भाई। तो कोई भी फील्ड हो गई, जावा स्क्रिप्ट के रास्ते हर तरफ जा रहे हैं, आपको अलग अलग लैंग्वेजेस सीखने की जरूरत नहीं है। तो अब जावा स्क्रिप्ट के इंपॉर्टेंस का आपको अंदाजा हुआ या नहीं हुआ, हो गया, ठीक है। ये थी कुछ थ्योरेटिकल बातें और इसमें आप लोगों को नींद आ गई है ना, नहीं आई है, थोड़ी बहुत आई है। अभी अगर मैं चाहूं ना आप लोगों को सुनाना तो मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बन सकता हूँ, और मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर ऐसे बन सकता हूँ कि मैं आपके सामने एक प्रेजेंटेशन खोलूं यहाँ पे पावर पॉइंट की, और उसमें तकरीबन 30 स्लाइड तक, 1 से लेके 30 स्लाइड तक मैं आपको सिर्फ ये बताता रहूं कि जावा स्क्रिप्ट इस सन में आई थी, जावा स्क्रिप्ट को बनाने वाला ये था, ये इस तरीके से मरा था, ये इस तरीके से हुआ था, तो फिर आप लोग कंप्लीटली सो जाएंगे। तो ये तो मेरे अंदर आदत नहीं भाई। अब जावास्क्रिप्ट बननी थी, बन गई, हो गया काम। अब हमें क्या, किसने बनाई थी किसने, हम तो यूज करने वाले हैं ना, हम यूज करेंगे, बस खत्म बात। ये इतनी फजूल लंबी करना ना अपने उसमें नहीं है, ठीक है, हम लंबी करते हैं अपने तरीके से। जावा की बुक है, बिल्कुल है, आपको दिखाएं, हाँ नहीं, जॉन टैगेट की नहीं है, उसकी है आई स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट बाय, पता नहीं क्या नाम है उस बंदे का। मामू ने बनाई, सही बात। अच्छा भाई, तो बहुत बातें हो गई हैं, अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा काम की तरफ बढ़ना है। क्या करना है भाई, काम की तरफ बढ़ना है। और काम की तरफ बढ़ने के लिए मैंने आपके सामने क्या किया, नहीं बिल्कुल भी नहीं कहा था जी भाई। तो आप लोगों के लिए मैंने क्या किया, पहले से index.html की फाइल बना ली, ठीक है, और इसका आउटपुट आप लोगों के सामने ओपन कर दिया। भाई जाग रहे हो नहीं जाग रहे हो, आवाज नहीं आ रही है, जाग रहे हो? अच्छा, आपको वैसे क्यों बुलाया था? अच्छा ठीक है। तो अब देखो भाई, आप लोगों को बूट स्ट्रैप के अंदर बताया गया था कि स्क्रिप्ट का जो टैग है वो कहां पे लगता है, बॉडी से एक लाइन पहले। अच्छा, इसकी वजह क्या थी कि पहले डिजाइन लोड हो जाता है, फिर उसके बाद फंक्शनैलिटी लोड होगी। अगर दोनों साथ साथ लोड होंगे तो फिर वेबसाइट स्लो होने के आसार होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो सीएसएस के अंदर 3 तरीके थे, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। जावास्क्रिप्ट के अंदर 2 तरीके, एक इंटरनल और दूसरा क्या है, एक्सटर्नल। इंटरनल में बात यह है कि ये जो स्क्रिप्ट का टैग लगाया है इसके अंदर मैं कोई भी कोडिंग करूंगा, ये कौन सी कहलाई जाएगी, इंटरनल। कौन सी कहलाई जाएगी, इंटरनल। लेकिन एक्सटर्नल के लिए मैंने आपको क्या बताया था, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर आके आप क्या करेंगे, src लगाएंगे और यहाँ पे नाम दे देंगे उस फाइल का जो जावास्क्रिप्ट की फाइल आप बनाएंगे, ठीक है।
अब देखो स्टैंडर्ड क्या था, index.html नाम रखना स्टैंडर्ड था, style.css नाम रखना स्टैंडर्ड था। अब इसी तरीके से जावा स्क्रिप्ट जो है उसका नाम app.js रखना स्टैंडर्ड है। आप index.html के अलावा page.html, about.html भी लिख रहे थे, style.css के अलावा style2, style3.css भी लिख रहे थे। इसी तरीके से आप यहां पे आके app.js को हटा के index.js भी लिख सकते हैं, about.js भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड क्या है, app.js। अब ये फाइल मेरे पास नहीं बनी हुई तो मैं इस फाइल पे जाके कंट्रोल प्रेस करूंगा और क्लिक करूंगा तो ये क्या हो जाएगी, फाइल बन जाएगी। लेफ्ट साइड पे आपको JS लिखा हुआ नजर आ गया, सबको नजर आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये index.html का काम था। अब HTML के तकरीबन 50 चैप्टर तक HTML के ऊपर हम काम नहीं करेंगे, ना CSS के ऊपर काम करेंगे। तकरीबन 50 चैप्टर तक हम लोग अपनी लॉजिक बिल्डिंग करेंगे जावास्क्रिप्ट के ऊपर। अब HTML और CSS में चीजें आपको नजर आती थी कि भाई ये बटन बना हुआ है, ये अच्छा लग रहा है, इसको ये कर दो, तो वो थी एक पुरानी बात। अब हम थोड़े से क्या हो गए, बड़े हो गए, अब हम लॉजिक्स के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि हमारी कमांड बूट स्ट्रैप के ऊपर बेहतरीन हो गई है। जब डिजाइन करना होगा तो बूट स्ट्रैप को उठाएंगे, HTML और CSS के ऊपर काम इतना नहीं करेंगे। अब लॉजिक बिल्डिंग जितनी भी करनी है वो सारी किस में होगी, जावास्क्रिप्ट में होगी, और आउटपुट आप लोगों को कम कम नजर आएगा। HTML CSS में जितना भरा हुआ नजर आता था ना, उतना ही जावास्क्रिप्ट में कम आएगा, लेकिन बहुत लॉजिकल होगा, ठीक है। अच्छा, और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बात बताता चलूं कि अगर आप लोगों ने HTML और CSS के अंदर आप लोगों ने घर पे जाके नहीं पढ़ा, या पढ़ा, या एक दिन पढ़ा, 2 दिन नहीं पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, 4 दिन नहीं पढ़ा, तो ये चलता था, ये काम उस वक्त में चलता था। लेकिन अब ये जावास्क्रिप्ट है, और जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आपने पूरे दिन में 1 घंटा, कम से कम ये बात कर रहा हूं मैं, कम से कम 1 घंटा अगर आपने जावास्क्रिप्ट को नहीं दिया, आप आज पढ़ेंगे कल भूल जाएंगे। ये ऐसी लैंग्वेज है। तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी, किसी की शादी हो, किसी का कोई इवेंट हो, अल्लाह ना करे किसी का कोई जनाजा हो, जनाजे से आने के बाद क्या करना है, घर पे 1 घंटा आपको, आपकी लेट सपोज आपकी 8 घंटे की नींद है, वैसे तो 12 घंटे की नींद होगी सबकी, मुझे पता है ना, 12-14 घंटे सोते होगे आराम से, हाँ सही है, ओके ओके ओके, ठीक है। तो अगर आपकी 8 घंटे की नींद है या 6 घंटे की नींद है, तो उसके अंदर से 1 घंटा कम कर लो, और 1 घंटा किसको दे दोगे, जावास्क्रिप्ट को। बच्ची को अगर आप 3 घंटे देते हो तो कितने दोगे, बच्ची को अगर आप 3 घंटे देते हो तो आप दोगे 2 घंटे, ठीक है। और उसको बोलोगे कि 1 घंटा मैं किसको दूंगा, जावास्क्रिप्ट को। वो पूछेगी कि कौन है जावास्क्रिप्ट, तो तुम उसको क्या बोलोगे, तुम्हारी सौतन है, ठीक है। तो बात समझ आई, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में अगर कमांड अच्छी होगी ना तो भाई पैसा आएगा बहुत सारा, मैं बता रहा हूँ, और पैसा आएगा तो तुम्हारी बच्ची भी खुश होगी, तुम्हारी बंदी भी खुश होगी, और अगर तुम्हारी वाइफ वगैरह तो वो तुम्हारी सब खुश होगी, ठीक है। अच्छा जी, तो अब जब भी इंडेक्स और HTML पे काम करे थे तो सबसे पहले हम लोगों ने हेडिंग लगाई थी, प्रिंटिंग का काम किया था, लिखने का काम किया था, ऐसा ही है ना। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर भी आके हम लोग क्या काम करते हैं भाई, लिखने का काम करते हैं सबसे पहले। तो लिखने के जो हमारे पास फंक्शन होते हैं, ठीक है, उसमें सबसे पहला जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जिसका नाम है अलर्ट। क्या नाम है भाई, बोलो ना, अलर्ट। अलर्ट के आगे हमने लगा दिए ये राउंड ब्रैकेट्स। कितने राउंड ब्रैकेट लगाए भाई, 2 राउंड ब्रैकेट लगाए। जिस चीज के भी आगे 2 राउंड ब्रैकेट आ जाए इसका मतलब होता है ये है फंक्शन। क्या है, फंक्शन। जावास्क्रिप्ट के अंदर 2 तरीके के फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन का नाम होता है बिल्ट इन फंक्शन, और एक फंक्शन का नाम होता है मैनुअल फंक्शन या फिर यूजर डिफाइंड फंक्शन। कौन कौन से फंक्शन है भाई, बिल्ट इन फंक्शन और मैनुअल फंक्शन या फिर यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो कि हम बनाते हैं, और बिल्ट इन फंक्शन जो वो होते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट ने बना के रखे हुए होते हैं, उसको हम यूज कर रहे हैं। अब जैसे कि ये अलर्ट का एक बिल्ट इन फंक्शन है,
ये जावास्क्रिप्ट ने बना के रखा हुआ है, मैंने क्या किया, सिर्फ इसको यूज किया। बात समझ आ रही है? अब इस राउंड ब्रैकेट के अंदर आके आपने लगाए इन्वर्टेड कॉमास, या तो डबल कोटेशन लगा दो या फिर आप लगा दो सिंगल कोटेशन, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर आप आके एक मैसेज प्रिंट कर दो जिसका नाम है हेलो वर्ल्ड। जैसे ही हम इसका आउटपुट चेक करेंगे तो ये क्या करेगा, एक पॉपअप थ्रो करेगा। जब हम फॉर्म का चैप्टर, जब हम लोग फॉर्म भरते हैं तो जब सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप आता है हमारे पास जिसके ऊपर लिखा होता है थैंक यू फॉर सबमिटिंग रिस्पॉन्स। तो हमें बता देता है कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया। तो ये अलर्ट बेसिकली वहां ज्यादा यूज होता है। अब देखो जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आप सामने देख सकते हो कि क्या लिखा हुआ आ रहा है, हेलो वर्ल्ड आ रहे, नजर नहीं आ रहा, ठीक है। और जैसे ही मैंने इसको ओके किया ये गायब हो गया। तो इससे ये बात पता लगी कि ये जो अलर्ट है, अलर्ट एक बिल्ट इन फंक्शन है, और बिल्ट इन फंक्शन का काम क्या है कि ये आपको एक पॉपअप थ्रो करता है। बात समझ आ गई या नहीं? इसमें कोई मुश्किल है या नहीं है? ठीक है। अब देखो यहां पे मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं। मैंने ये हेलो वर्ल्ड जो लिखा था ये मैंने किस में लिखा था, स्ट्रिंग में लिखा था, मतलब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा था, या तो सिंगल कोटेशन के अंदर या फिर डबल कोटेशन के अंदर। जब भी सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन के अंदर कोई चीज आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं ये है स्ट्रिंग। क्या है ये? स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग क्या है? एक डेटा टाइप है। डेटा टाइप किसकी है? जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। अब दूसरी डेटा टाइप हमारे पास क्या होती है? इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है, जैसे कि ये 1 है, ये एक इंटीजर है, ये 2 है, ये क्या है? एक इंटीजर है। ये लिखा हुआ है 1 2 3, ये क्या लिखा हुआ है? ये एक इंटीजर है, ठीक है। एक डेटा टाइप हमारे पास और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोट। और फ्लोट डेटा टाइप वो होती है, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा 1.3। जब भी पॉइंट की बात आ जाए तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? फ्लोट। ये कितनी डेटा टाइप्स हम लोगों ने पढ़ी है अभी? 3 डेटा टाइप्स। तो यहां पे मैं यहां पे आके क्या कर देता हूं, ऊपर 2 स्लैश लगाए। ये 2 स्लैश का मतलब क्या है? कमेंट है। तो एचटीएमएल में कमेंट करने का तरीका अलग था, सीएसएस में अलग था, और जावास्क्रिप्ट में अलग है। जावास्क्रिप्ट का सबसे आसान है, 2 स्लैश डाल दो, क्या हो जाएगा? कमेंट हो जाएगा। और वही शॉर्ट की है कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और यहां पे मैंने आके लिख दिया डेटा टाइप्स। अभी कितनी है? 3। इसको मैंने क्या बोला? ये क्या है? स्ट्रिंग। इसको मैंने बोला ये क्या है? इंटीजर। और इसको मैंने क्या बोला? ये क्या है? फ्लोट। ये बात समझ आ गई है? ठीक है। अब ये जो मैंने अलर्ट लिखा है, इस अलर्ट के अंदर कौन सी डेटा टाइप लगी हुई है? स्ट्रिंग लगी हुई है। अगर मैं इसको यहां से हटा दूं और मैं यहां पे कर दूं 1 2 3, तो अब ये कौन सी डेटा टाइप हो गई है? इंटीजर हो गई है। और अगर अभी मैं इसको रिफ्रेश करके देखूंगा तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा? क्या आएगा भाई? 1 2 3। इसको रिफ्रेश करके देखते हैं ये क्या बता रहा है? 1 2 3। नजर आ रहा है आप सबको? ठीक है। एंटर प्रेस कर दिया, गायब हो गया। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये जो मैंने अलर्ट के अंदर 1 2 3 वगैरह लिखा था, अगर मैं इसके अंदर लिख देता हूं हेलो, बस हेलो, अब आपके ख्याल में आउटपुट क्या आना चाहिए? हेलो आना चाहिए, ऐसा ही है। अब यहां पे जब मैं इसको रिफ्रेश करके देख रहा हूं तो कुछ भी नहीं आ रहा। अगर ये कुछ भी नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब है कि ये एरर आ रहा है। और एरर हमें कहां पे शो होगा? डॉक्यूमेंट पे आके आप कहीं भी राइट क्लिक करें और यहां पे जाएं इंस्पेक्ट एलिमेंट पे। इंस्पेक्ट पे जब आप जाएंगे तो ये चीज खुलती थी आपके पास, रिस्पॉन्सिव करने के लिए चेक करते थे हम इसको। और यहां पे देखो आपके पास एक क्रॉस का निशान नजर आ रहा है। ये देखो क्रॉस का निशान नजर आ रहा है। इस क्रॉस का मतलब है आपके डॉक्यूमेंट पे एक एरर आया हुआ है। और एरर को अगर चेक करना है तो यहां पे जाएंगे और यहां पे क्या लिखा हुआ है? कंसोल। कंसोल के ऊपर आपने क्लिक कर दिया। अब सारे मिलके जरा ये एरर पढ़ो, ये क्या बता रही है? अनकॉट। क्या बोल रहा है? ये आवाज नहीं आ रही है। हेलो इज नॉट डिफाइंड। अब ये बोल रहा है कि भाई हेलो को आपने डिफाइन नहीं किया। बात समझ आ रही है? इसका मतलब क्या है कि ये जो हेलो है ना, ये समझ रहा है कि कोई वेरिएबल है। ये क्या है? ये वेरिएबल।
अब वेरिएबल की बात करते हैं कि वेरिएबल क्या चीज होती है। ठीक है, अभी इस टॉपिक को यहीं पे थोड़ा सा स्टॉप कर दो, आते हैं वेरिएबल के ऊपर। जब मैंने अलर्ट के अंदर लिखा था हेलो वर्ल्ड, तो ये लिखा था हार्ड कोडेड, मतलब मैंने इसको खुद लिखा था। क्या ही बेहतर हो कि इस हेलो वर्ल्ड को, या फिर दिस इज पैराग्राफ, या दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, या दिस इज माय फर्स्ट क्लास, यह पूरा एक पैराग्राफ हो गया। स्ट्रिंग में इसको मैं डाल सकता हूं। अब मुझे यही चीज बार बार रिपीट करनी पड़ेगी, तो मैं अलर्ट के अंदर जाके बार बार इन्वर्टेड कॉमास लगाऊंगा और उसके अंदर ये मैसेज बार बार लिखूंगा। तो क्या ही बेहतर हो कि इस मैसेज को मैं किसी चीज के अंदर स्टोर कर लूं। ठीक है, और जब भी उस मैसेज को प्रिंट करना हो, तो वो मैसेज पूरा प्रिंट ना करूं मैं, बल्कि जिस चीज के अंदर मैंने उसको स्टोर किया है उस वेरिएबल को उठा के पास कर दूं, उसका रेफरेंस पास कर दूं, तो वही चीज आ जाएगी मेरे पास या नहीं आएगी। थ्योरी थी है। अब इसका प्रैक्टिकल वर्क क्या है कि मैंने इसको बोला कि भाई ये अलर्ट में इस तरीके से मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं इसको एक चीज में स्टोर कर दूंगा। अब किसी भी चीज को स्टोर करने का काम किसकी मदद से होता है? वार की मदद से होता है। वार का मतलब होता है वेरिएबल। क्या होता है भाई? वेरिएबल। जब आप एक वेरिएबल बनाते हो तो आपकी मेमोरी में एक स्पेस एलोकेट हो जाती है, एक स्पेस क्या हो जाती है? रिजर्व हो जाती है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहां पे एक वेरिएबल बनाया और इस वेरिएबल का नाम मैंने रखा ABC। बात समझ आ रही है? देखो बहुत स्लो चल रहा हूं मैं, सबको समझ आ रही है या नहीं आ रही है? एक वेरिएबल बनाया ABC और इसके बाद मैंने लगाया इक्वल। इक्वल का मतलब होता है कि अब आप इस ABC के अंदर कुछ असाइन करने के लिए जा रहे हो। अब जो असाइनिंग वैल्यू होगी वो आएगी इक्वल के बाद। अब जैसे कि मुझे क्या असाइन करना था, मैंने बोला मेरा नाम है मोहम्मद साद अली, इसको मैंने एक स्ट्रिंग के अंदर रखा है नहीं रखा? और आपको पता है कि स्ट्रिंग के अंदर ही रखना चाहिए इसको, ऐसा ही है ना? इसको मैंने स्ट्रिंग के अंदर और अब मैं इसको स्टोर किस में कर रहा हूं? ABC में। ABC क्या है? वेरिएबल है। ABC क्या है? वेरिएबल। लेकिन ये वेरिएबल किसकी मदद से बन रहा है? वार की मदद से बन रहा है। ये बात समझ आ रही है या नहीं? अब ये जो मोहम्मद साद अली, ये स्टोर किसके अंदर हो गया? ABC के अंदर हो गया। अब अगर मुझे इसको प्रिंट करना होगा तो मैं यहां पे क्या चला दूंगा? अलर्ट। और अलर्ट के अंदर पास क्या कर दूंगा? यहां पे मैंने लिख दिया ABC। सही है? क्या मसला है? अब मैंने इस ABC को किस में पास कर दिया? स्ट्रिंग में पास कर दिया। अब जैसे मैंने इसको रिफ्रेश करके देखा ना, ये ABC बता रहा है। ये वही बात हो गई हार्ड कोडेड, क्या आपने खुद लिखा है। मैंने बोला मुझे हार्ड कोडेड काम नहीं करना, अब मुझे डायनेमिकली काम करना है। अब वो जो ऊपर मैंने वेरिएबल बनाया है वो डायनेमिकली वो कॉल होगा ना। तो जब भी कोई चीज डायनेमिक कॉल होती है तो हम लोग उसको स्ट्रिंग के अंदर नहीं लिखते हैं, हम लोग उसको ABC ऐसे ही लिख देंगे। ये बात समझ आ रही है? ये क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक वेरिएबल है, और वेरिएबल को कॉल कैसे करते हैं आप? डायनेमिकली। अब जब मैं इसको रिफ्रेश करके देख रहा हूं तो ये मुझे क्या बता रहा है? मोहम्मद साद अली। क्या ये बात सबको समझ आ गई है? आवाज नहीं आ रही है? मैं फिर पूछ लूं सवाल? ठीक है, क्योंकि आगे के लोगों को तो समझ आ रहा है, लेकिन पीछे के लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ है थोड़ी सी, उनका पुल जो है ना वो हिल रहा है। अच्छा भाई, अब यहां पे एक काम ये करते हैं। ऐसा हो रहा है कि अलर्ट चल रहा है, ओके कर रहे हैं और गायब हो रहा है। अगर मुझे इसको इस व्हाइट स्क्रीन पे शो करना हो तो इसके लिए भी एक फंक्शन है, और इस फंक्शन का नाम क्या है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये भी कौन सा फंक्शन है? बिल्ट इन फंक्शन है। कौन सा ये? बोलो ना। तो मैंने इसको बोला कि भाई आप डॉक्यूमेंट में जाओ और फिर डॉट राइट करो। क्या करो भाई?
राइट करो। ये क्या लगा दिए मैंने, राउंड ब्रैकेट, और राउंड ब्रैकेट का नाम क्या है, बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है, इसके अंदर मैंने बोला कि भाई आप लिख दो दिस इज जेएस फर्स्ट क्लास। दिस इज नहीं होगा, इट इज होगा, इट इज होगा, दिस इज होगा, जो भी होगा। इट्स बल्कि थोड़ा सा और अच्छा कर देते हैं, इट्स जावास्क्रिप्ट। अबे एरर देगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ वो अभी इसके अंदर एक अलग चीज होती है, डबल कोटेशन। ठीक है, हाँ भाई, इट इज जेएस फर्स्ट क्लास। तो जब इसको आप रिफ्रेश करके देखते हैं तो डॉक्यूमेंट पे क्या लिखा हुआ आ रहा है भाई, इट इज जावास्क्रिप्ट फर्स्ट क्लास। ठीक है, अब ये तो लिखा हुआ आ रहा है पैराग्राफ में, ना मैंने यहाँ पे पी लगाया, ना मैंने H1 लगाया। अब मैं ये चाह रहा हूं कि ये हेडिंग में आ जाए, तो हम क्या करेंगे, यहां पे जाएंगे, इसी स्ट्रिंग के अंदर एक टैग खोलेंगे जिसका नाम है H1। ये खुद लिखना पड़ेगा, अब इस पे सजेशन नहीं देगा। और यहां पे आके हम इसको बोल देते हैं क्लोज H1। और जैसे ही हमने रिफ्रेश करके देखा, हो गई है, HTML भी अप्लाई हो गई। ये हो गया इसका एक तरीका। अब दूसरा तरीका इसका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट करो और यहां पे पहले स्ट्रिंग लगाओ, स्ट्रिंग में बोलो H1, फिर इसके बाद लगा दो प्लस। इस प्लस का मतलब होता है कॉन्कैट करना, मतलब मर्ज करना, मतलब मिलाना। ठीक है, और अब मैंने इसके अंदर लिखा हेलो वर्ल्ड, ये भी स्ट्रिंग के अंदर लिखा है। और यहां पे आके मैंने दोबारा प्लस किया, और यहां पे आके फिर मैंने स्ट्रिंग लगाई, और यहां पे मैंने इसको क्या बोल दिया, /H1। ठीक है, और जब मैंने इसको रिफ्रेश करके देखा तो ये हेलो वर्ल्ड आ। अगर मैं इसको प्लस हटा देता हूं, एरर दे रहा है ये, और जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आउटपुट नहीं आया। और जब आउटपुट नहीं आया तो ये अब इंस्पेक्ट पे मुझे क्या बताएगा, एरर। और एरर कहां पे शो होगा, कंसोल। और ये बोल रहा है अनकॉट सिंटैक्स एरर। पहले ये बोल रहा था अनकॉट रेफरेंस एरर, और अब ये क्या बोल रहे हैं, सिंटैक्स एरर। रेफरेंस एरर क्यों, क्योंकि हमने उसका रेफरेंस सही पास नहीं किया था। सिंटैक्स एरर क्यों, क्योंकि हमने इसका सिंटैक्स सही नहीं लिखा। और ये क्या बोल रहे हैं, मिसिंग फला चीजें आफ्टर आर्गुमेंट लिस्ट। ये चीज जो है ना फजूल बोल रहा है, ये मिसिंग बोल रहा है ये, हालांकि ये मिसिंग नहीं है। मिसिंग क्या है, ये मिसिंग। ठीक है भाई, बात समझ आ गई है। ये देखो एरर भी खत्म हो गया। आ गया या नहीं आ गया, आ गया। अब देखो ये जो हेलो वर्ल्ड है ये स्टोर नहीं हो रहा। मैं चाह रहा हूं कि मैं इसको स्टोर कर लूं, और स्टोर करने के बाद इसको डॉक्यूमेंट पे प्रिंट करूं। मेरा सवाल सुनो, हेलो वर्ल्ड को स्टोर कर लूं और डॉक्यूमेंट पे प्रिंट कर दूं। सबको सवाल समझ आ गया? अब बताओ क्या करेंगे। सबसे पहले वार लिखेंगे, फिर उसके बाद कोई भी नाम का वेरिएबल बना दो। मैंने बोला ए के नाम का वेरिएबल बना दो, मसला तो नहीं है। इक्वल लगाते, फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड। मसला तो नहीं है। अब क्या करना है, अलर्ट नहीं करवाना। अभी डॉक्यूमेंट पे जाओ, फिर डॉट राइट करो। क्या राइट करो, ए को। सही है, स्ट्रिंग नहीं आएगा, अब आ जाएगा। सही है, यहां पे उसको रिफ्रेश करके देखा, यहाँ आ गया। अब ये आप लोगों को यहां से लेके आखिर तक सबको क्लियर हो गई ये बात? चेते होगा भाई, माशाल्लाह से। ठीक है भाई, अच्छा अब देखो यहां पे बात क्या है। यहां पे बात एक गौर से समझने वाली ये है कि जो मैंने ए लिखा है इसको मैं ए बी सी भी कर रहा हूं। ठीक है, मैं इसको यहां पे, अब ये सीडी क्यों मार रहा है भाई, मैं इसको यहां पे आके 1, क्या ये कर सकता हूं? रोक रहा है मुझे। क्या बोल रहा है कि आप जब भी वेरिएबल नाम बनाना शुरू करो तो कभी भी नंबर से ना करो, हमेशा किससे करो, अल्फाबेट से करो। चलो मैं इससे बोलता हूं, ना मैं नंबर से कर रहा, ना मैं अल्फाबेट से कर रहा, मैं कर रहा हूं एक्सक्लेमेशन से, मैं कर रहा हूं @ से, मैं कर रहा हूं हैश से।
मैं कर रहा हूं परसेंटेज से, मैं कर रहा हूं कैप से, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा? नहीं कर रहा। लेकिन मैं कर रहा हूं अंडर स्कोर से, कर रहा है नहीं कर रहा? तो ये बात समझ आ रही है कि तमाम स्पेशल कैरेक्टर को ये इग्नोर कर रहा है। शुरू में जो स्पेशल कैरेक्टर ये एक्सेप्ट कर रहा है उसका नाम क्या है? अंडर स्कोर। एक अंडर स्कोर और दूसरा डॉलर। एक एबीसी आप ऐसे भी बना सकते हैं और एक एबीसी आप ऐसे भी बना सकते हैं। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये बात सबको क्लियर हो गई है। वो बात क्या है कि हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट होगा वेरिएबल नेम, कभी भी नंबर से स्टार्ट बोलो नहीं हो सकता। कभी भी किसी भी स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट, स्पेशल कैरेक्टर जो एक्सेप्ट करेगा वो दो कौन कौन से होंगे? डॉलर और अंडर स्कोर। क्या ये हाइफन एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। कर रहा है या नहीं कर रहा? नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने अपने पास लिख ली है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि नंबर जो है वो लाना जरूरी है। नंबर आखिर में आ सकता है, यहां लगा रहा हूं, आ गया। यहां पे मैंने 1 2 3 लिख दिया, आ गया। यहां के बीच में आके मैंने लिख दिया 1 2 3, आ गया। मना किस में कर रही है? शुरू में कर रहा है। अगर आपने बोला एक ए बी सी के दरमियान स्पेस दे दूं मैं, अब नहीं होगा। वेरिएबल नेम जो होगा वो हमेशा बगैर स्पेस के होगा। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नेमिंग कन्वेंशन। अच्छा, नेमिंग कन्वेंशन मैं थोड़ा सा और बता दूं कि यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? WORD वर्ड है ये। तो मुझे समझ आ रहा है कि हेलो वर्ल्ड क्या है। एक सेंटेंस भी बोल सकते हो आप इसको, एक वर्ड भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर आप इसको बनाओगे ए के नाम से तब भी कोई मसला। अच्छा, मैं इस चीज को ऐसे क्लियर करता हूं। देखो भाई, काम हो रहा है अपना काम। कोई एरर आ रहा है? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा ना एरर? ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि ये क्या है? एक नाम है। तो इसको जो नाम रखना चाहिए इस वेरिएबल का, वो मेरे ख्याल से फर्स्ट नेम रखना चाहिए। तो पता लग जाएगा कि आपके बाद कोई भी बंदा आएगा तो उसको ये पता लग जाएगा कि भाई साद है, तो इसने किसी नेम के नाम से वेरिएबल बनाया होगा। लेकिन अगर आपने ए के नाम से वेरिएबल बनाया होगा, उसको क्या पता लगेगा कि आपने क्या किया? उसको छोड़ो, अब अपने आप को ही देख लो। जैसे कि इंडेक्स और एचटीएमएल में पहले हम लोगों ने 1 लाइन का कोड किया, 2 लाइन का कोड किया, 3 लाइन का कोड किया। लेकिन कल को जब हम बूट स्ट्रैप पे काम कर रहे थे तो हम लोगों ने मेरे ख्याल से 500-600 लाइन का कोड भी किया था। तो यही सेम चीज जावा स्क्रिप्ट में भी है। अभी 18 लाइन का कोड कर रहे हो आप, आपको समझ आ जाएगा कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। जब आप 1000 लाइन का कोड करोगे तो फिर आपके लिए ये याद रखना मुश्किल हो जाएगा कि आपने ए रखा था, बी रखा था, क्या रखा था। तो जब भी आप वेरिएबल बनाओ तो ए बी सी के नाम से नहीं बनाओ, बल्कि उसकी नेमिंग कन्वेंशन जो है ना वो बिल्कुल आप परफेक्ट रखो। जैसे कि साद है, ये एक फर्स्ट नेम है। अब अली जो है वो क्या है? एक लास्ट नेम है। तो इसका मैं वेरिएबल नेम बी नहीं रखूंगा, अलाउ करेगा ये रखने पे, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप इसका कर दो लास्ट नेम। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, अब एल जो है वो मैंने क्या रखा? स्मॉल रखा। और एन जो है वो मैंने क्या रखा? इसको हम लोग बोलते हैं कैमिल केस। ये एक स्टैंडर्ड होता है वेरिएबल नेम रखने का, क्योंकि कैमिल पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता है, ऐसे ही होता है ना, छोटा बड़ा इस तरीके से। इसको हम लोग बोलते हैं कैमिल केस। इस तरीके से मतलब बेस्ट प्रैक्टिस होती है वेरिएबल नेम बनाने की। अब मुझे ये बताओ कि ये जो डॉक्यूमेंट और राइट कर रहा हूं ए, अभी क्या प्रिंट होगा? क्यों? कुछ भी नहीं। ए में क्या पढ़ा हुआ? कुछ भी नहीं पढ़ा। तो क्या क्या होगा? रिफ्रेश करते हैं, एरर। और एरर क्या देगा कि ए आपने बनाया हुआ नहीं है, इज नॉट डिफाइंड के नाम से कुछ इसका एरर है। कंसोल पे जाते हैं, ये क्या बोल रहा है? रेफरेंस एरर। और ये क्या बता रहे हैं?
ए इज नॉट डिफाइंड। अगर मैं इसको यहां पे लिख दूं फर्स्ट नेम, अब क्या बताएगा ये? साद आ गया। अब मैं ये चाह रहा हूं कि अली भी आ जाए, तो अभी मैं आपको एक चीज बता के गया था, क्या लगाना था? प्लस, और प्लस के बाद क्या लिख देंगे? लास्ट नेम। ठीक है, रिफ्रेश करके देखते हैं, दोनों आ गया। अब इनके दरमियान स्पेस नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे? कैसे? एक जुगाड़ तो ये है कि 7 के बाद जाके स्पेस दे दो। ठीक है, ये आ गया स्पेस, आ गया नहीं आ गया? और दूसरा तरीका क्या है कि जो फर्स्ट नेम लिखा है आपने, प्लस के बाद एक और प्लस लगाओ और इसके बीच में आके क्या लगा दो? स्ट्रिंग लगा दो और इसमें दे दो स्पेस, एम्प्टी स्पेस। ठीक है, और इसको रिफ्रेश करो तब भी सेम आउटपुट। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि वेरिएबल जो है वो सबको क्लियर हो गए, किस तरीके से बनते हैं, क्या नाम रखना है, किस तरीके से वैल्यू को स्टोर करना है, ऐसा ही है। तो ये जो हमारा चैप्टर क्लियर हुआ है, इसका नाम है वेरिएबल फॉर नेम, वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग। क्या है? वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग। एक और चैप्टर है जिसका नाम है वेरिएबल फॉर नंबर, वही सेम चीज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वेरिएबल बनाया num1 के नाम से, बना सकता हूं नहीं बना सकता? इक्वल, स्टोर कर दिया इसके अंदर क्या? 5। एरर आ रहा है या नहीं आ रहा? पहले स्ट्रिंग स्टोर हो रहा था, अब क्या स्टोर हो रहा है? नंबर हो रहा है। इसको मैंने बोला डॉक्यूमेंट डॉट राइट करो, क्या राइट करो? num1 के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, रिफ्रेश करके देखते हैं ये क्या बता रहा है। ये हमारा वेरिएबल फॉर नंबर चैप्टर क्लियर है। आसान है या मुश्किल है? ठीक है, अब मैं इसको बोलता हूं एक और वेरिएबल बनाओ num2 के नाम से और इसके अंदर स्टोर कर दो 10। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि भाई num1 भी आ जाए और num2 भी आ जाए, तो क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? num2। हाँ भाई, क्या आउटपुट आएगा? ये आएगा 15। ये आएगा 15। क्यों? वो इसलिए क्योंकि ऊपर भी इंटीजर है और नीचे भी क्या है? जब इंटीजर और इंटीजर मैच करेगा तो प्लस में ये खासियत होगी, वो उसको क्या कर देगा? ऐड कर देगा। अगर मैं यहां पे लगा दूं माइनस, अब क्या हो जाएगा? 5 आएगा या -5 आएगा? क्या आएगा ये? अब पता है ये -5 क्यों आया? अगर नहीं पता तो 2-3 क्लास में चले जाना। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा? डिवाइड थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, 0.5 आ जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे इसको करते हैं मल्टीप्लाई, तो 5 10 से क्या होता है? 50 होता है। घूम गए बस, इतनी सी देर। अब 50 होता है ना, 50 होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं? हो गई है ना? बड़ा खुश हो रहे हो? अभी रुलाता हूं मैं। हाँ भाई, अब क्या आउटपुट आएगा? 510 आएगा। भाई 510 वाले कितने? स्ट्रिंग बना दिया मैंने। हाँ भाई, और बाकी सारे 5 वाले, 15 वाले। ये देखो, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं क्या बता रहा है ये? 500। तो ये कितने कम स्टूडेंट है जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, क्योंकि ये चीज क्या बना दी है मैंने? ये स्ट्रिंग बना दी। जब एक स्ट्रिंग एक इससे मल्टी वो होगा, मिलेगा, तो वो क्या बना देगा? वो याद है हम लोग बचपन में पढ़ते थे, बताओ 1 और 1 कितने होते हैं? तो कुछ लोग बोलते थे कि 2 होते हैं और कुछ लोग बोलते हैं क्या होते हैं? 11। वो 1 और 1 ऐसे 11 होते थे। ठीक है भाई, बात समझ आ गई या नहीं आई? अच्छा भाई, तो अब अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलूं 5 और 1, तो इसका आउटपुट क्या आ रहा था? 51 आ रहा था। ऐसे ही ना भाई, 51 आ रहा था। अच्छा, अब मैं इसको क्या करता हूं? माइनस करता हूं। 5 - 1 मतलब 4 आएगा। 5 - 1 आएगा। अच्छा, हाँ भाई, नॉट अ नंबर भी नहीं आया। देखो भाई, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये क्या हो गया? ये क्या सीन हो गया? भाई जब प्लस कर रहे थे तो प्लस ने तो मिला दिया, और जब माइनस कर रहे हैं
तो माइनस के अंदर खारिज है, माइनस है तो वो कर दिया। स्पेस से कुछ भी नहीं होगा, स्पेस को मैंने हटा दिया, ये तब भी यही आउटपुट रिटर्न करेगा। अब ना बात यहाँ पे एक समझने वाली है, और बात समझने वाली ये है कि जो प्लस होता है ना, प्लस प्लस के अंदर दो चीजें होती हैं, या तो वो कर देगा कॉन्कैट या तो वो कर देगा प्लस। ठीक है, कॉन्कैट कब करेगा? जब उसको स्ट्रिंग मिल जाएगी। और प्लस कब करेगा? जब उसको नंबर मिलेगा। अब मैं यहां पे आके इसको भी मैंने क्या कर दिया, स्ट्रिंग बना दिया। ऊपर वाला भी स्ट्रिंग है और नीचे वाला भी स्ट्रिंग है। क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? यही आउटपुट आ रहा है। अगर मैं इसको हटा के ये कर दूं, अब क्या आउटपुट आना चाहिए? क्या आना चाहिए? 51। यही आउटपुट आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब यहां पे माइनस लगा रहे हैं तो माइनस में क्या हो रहा है? अब माइनस जो है ना, रन टाइम पे चेक कर रहा है, उसी वक्त चेक कर रहा है कि स्ट्रिंग के अंदर क्या पड़ा हुआ है। 5 पड़ा हुआ है, इसका मतलब इंटीजर पड़ा हुआ है, या फिर कोई अल्फाबेट पड़ा हुआ है। ये चेक कर रहा है रन टाइम पे माइनस। अगर इसको स्ट्रिंग के अंदर कोई इंटीजर मिल जाता है तो ये क्या कर देगा? उसको माइनस कर देगा। देखो रिफ्रेश करके देखा, माइनस कर दिया। लेकिन अगर इसको इसके अंदर कोई मिलता है अल्फाबेट तो ये क्या करेगा? नॉट अ नंबर रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा ये? नॉट अ नंबर। यही चीज बता रहा है ये। अब सेम चीज, सेम बात जो है ये डिवाइड मल्टीप्लाई के लिए भी अप्लाई होगी। कि मैंने यहां पे इसको बोला 7, अच्छा 7 बोला, और यहां पे मैंने इसको बोल दिया 4। एक स्ट्रिंग है, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर क्या पड़ा हुआ है? इंटीजर पड़ा हुआ है। तो रन टाइम पे वो खुद ही डिसाइड करेगा कि भाई ये फला बंदा ये काम करना चाह रहा था कि इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाए, तो मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा। इससे हो गई होगी गलती, तो मैं इसको क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये रन टाइम पे डिसाइड हो रहा है। ठीक है, और यहां पे मैंने इसको क्या किया? मैंने इसको बोल दिया मल्टीप्लाई। अब 7 4 से कितने हो जाते हैं? कितने हो जाते हैं भाई? ये क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है? अब सेम चीज ये डिवाइड के अंदर है। अब ये क्या बता देगा? जो भी इसका आंसर होगा। अब यही चीज प्लस के अंदर है। क्या आना चाहिए? और ये क्या बता रहा है? 74। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, अगर मैं इसके अंदर कर दूं y12, y2 कर दूं, और इसको मैं कर दूं मल्टीप्लाई, अब क्या आना चाहिए? बहुत कम आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है बहुत कम स्टूडेंट को पता लग रहा है। क्या है ये? क्या बता रहा है ये? नॉट अ नंबर। तो ये जितनी भी बात मैंने बताई है आप लोग तो लिखोगे नहीं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि मैं ही क्यों ना यहां पे लिख दूं कि प्लस के साइन पे कॉन्कैट करेगा उस सूरत में जब स्ट्रिंग होगी। क्या बोल रहे हो? सूरज क्या बोल रहा है? ठीक है भाई, तो यहां पे हमने क्या लिखा? प्लस के साइन पे कॉन्कैट करेगा उस सूरत में जब स्ट्रिंग हो। ठीक है भाई, बात समझ आ गई है? प्लस के साइन पे ऐड करेगा जब दोनों इंटीजर हो। ठीक है, माइनस सब्ट्रैक्ट करेगा जब एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर हो तब भी, और जब दोनों इंटीजर हो तब भी। सही है? सेम माइनस वाली
चीज मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस। मॉड्यूलस हमारे पास ये होता है, ठीक है। और क्या होता है, सेम माइनस वाली चीज मल्टीप्लाई, डिवीजन, मॉड पे अप्लाई होगी जब एक स्ट्रिंग हो उसमें अल्फाबेट हो और एक इंटीजर हो और माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड लगा होगा तो रन टाइम पे डिसाइड करेगा और ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। ये है नोट्स आपके। क्या करते हैं भाई, फ्लैक्स रन हो गया, फ्लैक्स रन, ठीक है भाई। तो ये चीज आप लोगों ने लिखी या नहीं लिखी, नहीं लिखी, ठीक है। तो ये क्या हो गए, हमारे कुछ नोट्स हो गए और इनको आपको क्या करना है, बड़े गौर से सीखना और समझना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसी तरीके से सवाल, अगर ये चीज आप लोगों ने पढ़ ली तो जावा स्क्रिप्ट के इंटरव्यू आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगी। और अगर आप लोगों ने ये चीज नहीं पढ़ी तो इंटरव्यू यही चीज करेगा। इंटरव्यू वाला आपसे ये नहीं बोलेगा कि मुझे ये वेबसाइट बना के दिखा दो या मुझे ये काम करके दिखा दो। वो आपसे ये पूछेगा कि एक वेरिएबल पढ़ा हुआ है, एक ये पढ़ा हुआ है, एक ये पढ़ा हुआ है, इसको मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया, बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। अगर उस टाइम आपने सही जवाब दे दिया इसका मतलब आपकी लॉजिक बेहतरीन है, और अगर उसमें आपने गलत जवाब दे दिया तो इसका मतलब आपकी बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, ठीक है भाई, बात समझ आ गई है। तो अब मैं आपको एक टास्क देता हूं, ठीक है। बल्कि टास्क से पहले मैं आप लोगों को एक चीज ये भी बता देता हूं कि अभी तक हम लोग जो कर रहे थे वो वेरिएबल के अंदर, जैसे कि एक वेरिएबल बनाया num1 और इसके अंदर वैल्यू को असाइन कर दिया हमने, वेरिएबल num2 इक्वल्स टू 5 मतलब 10। हम लोग खुद वैल्यू लिख रहे हैं, हम लोग ये वैल्यू चाह रहे हैं कि ये वैल्यू यूजर रिटर्न करे, ठीक है। तो उसके लिए एक फंक्शन यूज होता है जिसका नाम है प्रॉम्प्ट। क्या नाम है, बोलो भाई, प्रॉम्प्ट, ठीक है। अब प्रॉम्प्ट क्या करेगा, इस दोनों को कमेंट करने के बाद मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे मैंने लिखा है एक प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट के अंदर आप यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैसेज टाइप करते हो जो आपको शो करना होता है। जैसे कि मैंने इसको बोला इंटर वैल्यू 1, जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश करके देखा तो एक अलर्ट के तरीके का कुछ खुला, लेकिन ये अलर्ट नहीं है, ये क्या है, प्रॉम्प्ट। क्योंकि अलर्ट के अंदर क्या हो रहा था, जस्ट मैसेज टाइप हो रहा था, मैसेज शो हो रहा था, और इसके अंदर क्या हो रहा है, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। तो अब आपने इसके अंदर लिखा कि भाई 15, जैसे ही आपने ओके किया, ये 15 कहां गया, नहीं हुआ, ये हुआ ही नहीं है स्टोर, ये गायब हो गया। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि प्रॉम्प्ट को मैंने किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं कराया। अगर मैंने इसको बोला वेरिएबल ए और इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट, अब जब हम इसको रिफ्रेश करते हैं इसके अंदर मैंने लिखा 15, अब ये स्टोर हो जाएगा किसके अंदर, ए के अंदर। और मैं इसको बोलता हूं कि भाई जो भी आपके पास वैल्यू स्टोर हो ए के अंदर, इसको क्या कर दो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करा दो। मैंने इसको रिफ्रेश किया, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद मैंने इसके अंदर लिखा 16, एंटर प्रेस किया, क्या आ गया, ये 16। ये बात समझ आ गई या नहीं। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं लिखता, ऐसे ही ओके कर दूंगा, तो यहां पे कोई भी वैल्यू नहीं जाएगी, ठीक है भाई। अच्छा, तो प्लस आ गया, माइनस आ गया, डिवाइड आ गया और मॉड्यूलस वगैरह ये सब आ गया होगा आप लोगों को। मॉड में हम लोग ये करेंगे कि वेरिएबल बी इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट, और इसको मैंने बोला इंटर वैल्यू 2।
तो वो रिमाइंडर और क्वोशंट वगैरह जो है ना वो इस तरीके से कुछ उसका आउटपुट आता है। तो मैंने उसको बोला ए मॉड्यूलस बी, इसको मैंने बोला रिफ्रेश करो, ए में वैल्यू डाली मैंने 40 और बी में वैल्यू मैंने डाली 60। जब इसको रिफ्रेश कर वो चेक किया तो इसने क्या आंसर रिटर्न किया 40। तो ये इसका मॉड निकाला इसने, ठीक है। अच्छा, अब आप काम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ये आपने इतने सारे डॉक्यूमेंट और ड्राइव चलाए, इसको हटाओ, आप यहां पे इस तरीके का भी काम कर सकते हो। जैसे कि आपने बोला var at इक्वल्स टू a प्लस b। ये चीज समझ आ रही है या नहीं आ रही है? सबको समझ आ रही है? ये a और b ऊपर बनाया हुआ था और उसका इंस्टेंस पास कर दिया किसको? ऐड को। इसी तरीके से आपने बोला var sub a माइनस b, ठीक है। इसी तरीके से आपने बोला var mul इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b। इस तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों को मैंने क्या सिखा दिया, अपना क्या बोलते हैं HTML किस तरीके से टाइप करते हैं। तो HTML में टेबल बनाने आते हैं या नहीं आते? अब आप लोगों का टास्क ये है कि एक प्रॉम्प्ट लेना है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे एक चीज भूल रहा हूं कि जब मैंने ये काम किया था डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए और इसको बोल देता हूं प्लस बी, ठीक है भाई। ए में वैल्यू पड़ी हुई होगी, बी में वैल्यू पड़ी हुई होगी, उसको वो क्या कर देगा? प्लस कर देगा। ऐसा ही है ना प्रॉम्प्ट। इसको मैंने रिफ्रेश किया, इसके अंदर मैंने बोला 10 और इसके अंदर मैंने बोला 20। 10 और 20 कितने होते हैं? लेकिन ये क्या बता रहा है? छिपा। क्या बता रहा है ये? छिपा बता रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? कॉनकैट हो गया। लेकिन हमने तो इंटीजर डाला था, इंटीजर डाला था ना, हमने इन्वर्टेड कॉमास थोड़ी डाले थे, याद है किसी को? लेकिन उसने क्या किया? उसने इसको स्ट्रिंग ले लिया। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि मैंने इसको बोला टाइप ऑफ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मैंने क्या लिखा? टाइप ऑफ। मतलब मुझे टाइप बताओ, किसकी टाइप बतानी है? इसको मैंने बोला ए की, बी की भी वही सेम टाइप होगी, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया? कमेंट कर दिया। जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश करके देखा, मैंने इसको बोला 12। देखो मैं इन्वर्टेड कॉमास नहीं दे रहा हूं, इसने क्या बताया? तो ये बात पता लग गई कि वो स्ट्रिंग था प्रॉम्प्ट, इस वजह से क्या हो गया? कॉनकैट हो गया। अब मैंने इसको क्या बोला कि मुझे क्या करना है? आपको प्लस करना है, मतलब उसको नंबर बनाना है। तो प्रॉम्प्ट के आगे आप क्या दोगे? प्लस। प्रॉम्प्ट के पी के आगे आप क्या लगा दोगे? प्लस। अब जब आप इसको रिफ्रेश करोगे और आपने यहां पे लिखा 50, अब ये क्या बता रहा है? नंबर। बात समझ आ गई? अब मैं इस वाले को कमेंट अनकमेंट करता हूं और यहां पे मैं इसको बोलता हूं कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए प्लस बी। अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, मैंने इसके अंदर लिखा 10 और इसको मैंने बोला 20, सॉरी 10। अच्छा, उसको हमने नहीं बनाया ना, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग बन रहा था, वो ऊपर एक नंबर बन रहा था, नीचे एक स्ट्रिंग बन रहा था। जब नंबर और स्ट्रिंग मिलते हैं तो क्या बनता है? कॉनकैट कर देता है। अब दोनों को हमने क्या किया? 10 और 20, अब आ गया 30। ये बात समझ आ गई है? ठीक है। तो अब आप जब भी मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो आप प्रॉम्प्ट के आगे क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे। और जब भी आप कोई स्ट्रिंग वगैरह का काम करेंगे तो प्रॉम्प्ट को बगैर प्लस के लगाएंगे। अब आपका टास्क ये है कि एक कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है। एक वेरिएबल लोगे, उसके अंदर प्रॉम्प्ट से वैल्यू को गेट करोगे। दूसरा वेरिएबल लोगे, उसके अंदर प्रॉम्प्ट से वैल्यू को गेट करोगे। और ये जो दो नंबर होंगे, इसी का ऐड भी आएगा, इसी का सब्ट्रैक्ट भी आएगा, इसी का मल्टीप्लाई भी आएगा, इसी का डिवाइड भी आएगा और इसी का मॉड्यूलस भी आएगा। ठीक है भाई?
हो जाएगा। देखो कोई मुश्किल टास्क नहीं दे रहा हूं, जो पढ़ाया बस वही बता रहा हूं, लेकिन बस थोड़ा सा चेंज कि ये इसका रिजल्ट जो है ना आपको टेबल में शो करना। टेबल बनेगा सबसे पहले। टेबल में क्या होता है, टी आर, टी एच, टी डी। ठीक है, सबसे पहले टेबल टी आर के अंदर टी एच लगेगा, टी एच के अंदर आप हार्ड कोडेड लिखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, हार्ड कोडेड। और फिर उसी के नीचे क्या आप करेंगे, उसका रिजल्ट लिखेंगे जो कि डायनामिकली कॉल हो रहा होगा। जो ऐड आ रहा होगा वो कहां से आएगा, ऐड के वेरिएबल से निकल के आएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो मैं इस चीज की बात कर रहा हूं। चलो मैं फिर भी एक चीज करके दिखा देता हूं कि मैं इसको बोलता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में सबसे पहले आपको क्या करना है, एक स्ट्रिंग बनाना है। स्ट्रिंग के अंदर आप क्या लिखते हैं, यहाँ पे टेबल। ठीक है, और फिर टेबल के बाद आप क्या लगाएंगे, एक प्लस, और फिर प्लस के अंदर आप क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, और इस टेबल के आगे भी आप क्या लगा देंगे, एक प्लस लगा देंगे। और यहां पे आके अब आप क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास और इसके अंदर टी आर, और फिर प्लस के साथ आप यहां पे क्या लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमास, और यहां पे आप क्या लिख देंगे, टी आर। फिर एक यहां पे प्लस देंगे और नीचे आ जाएंगे टी आर क्लोज। ठीक है, और अब इसके अंदर क्या आएगा, क्या आएगा भाई, टी एच आएगा। तो इन्वर्टेड कॉमास लगाया और इसके अंदर लिखा मैंने टी एच, और फिर प्लस लगाया और यहां पे मैंने इसको क्या बोल दिया, इन्वर्टेड कॉमास लगा के टी एच क्लोज, और यहां पे प्लस लगा के मैंने यहां पे हार्ड कोडेड लिखना है एडिशन। ये बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? ठीक है, अब एडिशन तो लिख दिया, अब एडिशन के नीचे इसका रिजल्ट होना चाहिए, ऐसा ही है। तो अब हम क्या करेंगे, इस टी आर से बाहर निकलेंगे, क्योंकि एक टी आर कंप्लीट हो गई है ना। अब क्या करेंगे, इस टी आर से निकलने के बाद यहां पे एक प्लस लगाएंगे वरना एरर देगा, और यहां पे क्या देंगे, टी आर, फिर प्लस, फिर यहां पे आगे क्या लगाएंगे, टी आर, और फिर प्लस, और अब यहां पे आके हम क्या देंगे, टी डी, और टी डी के अंदर फिर प्लस करेंगे, और अब जो डेटा आएगा वो डायनामिकली कॉल हो रहा होगा, और उस वेरिएबल का नाम क्या होगा, ऐड। और इसको हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब ये ऐड कहां से आ रहा है ये मैं दिखाता हूं। एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम क्या था, ऐड, इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट के अंदर क्या लिखा मैंने, इंटर वैल्यू 1। अच्छा, इसको ऐड नहीं बनाते, इसको हम लोग क्या बनाते हैं, इंटर वार num1। ठीक है, वार num2 इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट, और इसको हमने क्या बोला, इंटर वैल्यू 2। प्रॉम्प्ट से पहले प्लस लगाएंगे, यहाँ पे प्लस लगा दिया। ठीक है, और इन दोनों का जो आउट वो होगा, सम होगा, उसको हमने क्या किया, वार ऐड, वो जो ऐड नीचे कॉल हो रहा था वो ये बनाने के लिए जा रहा हूं, इक्वल्स टू, मैंने इसको क्या बोल दिया, num1 प्लस num2। ठीक है, और इसको मैंने क्या कर दिया, टेबल के अंदर। अब टेबल के अंदर एक चीज लगती थी, वो क्या होता था, बॉर्डर इक्वल्स टू 1 px। सही है, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। मैंने इसको बोला 40 और मैंने इसको बोला 70, तो ये टेबल बन गया। ये मैंने एक काम करके दिखाया। अब इसी तरीके से आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस बनाना है और पूरा एक टेबल प्रिंट करके दिखाना है। सही है भाई? अभी यही चीज मैंने लास्ट क्लास को पढ़ाई थी, और ये जितना मैंने आपको काम करके दिखाया है ना, उतना मैंने उनको करके नहीं दिखाया था। ठीक है, तो ये आपके सामने एक दफा कोड है, इसको देखना है, ये इसको देख लो जल्दी से।
जी, मतलब प्रॉम्प्ट सिर्फ आपके पास दो चलेंगे, एक नंबर दोगे दूसरा नंबर दोगे, उन्हीं दो नंबर का प्लस भी होगा, उन्हीं दो नंबर का माइनस भी होगा, डिवीजन भी होगा, मल्टीप्लीकेशन भी होगा, मॉड्यूलस भी निकलेगा। अलग अलग प्रॉम्प्ट नहीं चलाने पड़ेंगे बार बार। समझ आ गई बात? ये कॉन्कैट कर रहा हूं मैं, ये ऐड नहीं कर रहा। कॉन्कैट किसको कर रहा हूं? वो एक टी आर की स्ट्रिंग है, एक टी आर क्लोज की स्ट्रिंग है। प्रॉम्प्ट से पहले जो प्लस लगाया इसका क्या? नहीं, प्लस लगाने का मतलब ये है कि वो उसकी डेटा टाइप को चेंज कर देगा, फिर उसके अंदर जाके अगर आपको माइनस का काम करना है तो, लेकिन शुरू में प्लस ही लगेगा। ठीक है भाई, बात समझ आ गई है? अब ये टास्क आपको करना है अभी, और इस बुक के अंदर हम लोगों ने मतलब जितनी भी चीजें पढ़ी है ये हमने किस बुक से पढ़ी है? इसका नाम है आ स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये आपके पास पहली बुक है, ग्रुप में भी शेयर हो जाएगी आप लोगों के पास। ठीक है, और ये जावास्क्रिप्ट की बुक है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, और इसमें कितने चैप्टर बता रही है? कितने चैप्टर बता रही है? 89। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो इसके अंदर पहला चैप्टर मैंने आपको करा दिया अलर्ट का। अलर्ट पता है सबको? ठीक है, इस चैप्टर के अंदर सारी वही बात हुई है जो मैंने आपसे कही है। जब आप चैप्टर के आखिर में आते हो तो यहाँ आपको एक लिंक देगा, इस लिंक के ऊपर जब आप क्लिक करोगे ना तो आपके पास कुछ एक्सरसाइजेस खुल जाएंगी, और इन एक्सरसाइजेस को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। 20 एक्सरसाइजेस हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये बोल रहे व्हाट इज द कीवर्ड दैट डिस्प्लेज अ मैसेज बॉक्स? बताओ। अलर्ट, यहां पे हमने लिखा अलर्ट। ठीक है, चेक योर आंसर, वो क्या बता रहे हैं? करेक्ट। ठीक है, आपने ओके कर दिया। जब ओके कर दोगे तो ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या बोल रहे हैं? टाइप द कैरेक्टर दैट एंड्स एवरी स्टेटमेंट। सी वगैरह में क्या होता है? सेमीकोलन आखिर में लगाना पड़ता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या है? ये ऑप्शनल है कि अगर आप एक स्टेटमेंट के आगे सेमीकोलन लगा रहे हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लगा रहे हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगा रहे हो या नहीं लगा रहे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो क्या है? सेमीकोलन है, लेकिन मैं इसका आंसर गलत कर रहा हूं। मैं इसका यहाँ पे ये चीज लिख रहा हूं, और अब मैं इसका आंसर चेक कर रहा हूं तो ये क्या बता रहा है? सॉरी दैट्स इनकरेक्ट, द आंसर इज सेमीकोलन। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तो हमने जो गलत किया वो क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। इसी तरीके से हर चैप्टर की कितनी एक्सरसाइजेज होंगी? 20 एक्सरसाइजेज होंगी। ये अलर्ट का चैप्टर खत्म हुआ, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग। ये सारी बातें वही है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा? वेरिएबल फॉर नंबर। ठीक है, फिर इस इलीगल पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि भाई नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, अंडर स्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, डॉलर से स्टार्ट होना चाहिए, अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, नाम आपको सही रखने हैं। ठीक है, फिर पांचवें चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा? मैथ एक्सप्रेशन फैमिलियर ऑपरेटर, जिसके अंदर 2 + 2, 5 + 5, 10 + 15, इस तरीके से हम लोगों ने काम किया। ठीक है, फिर इसके बाद अनफैमिलियर ऑपरेटर के अंदर ये हम लोग चीज सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में अपनी, मतलब मुहर्रम के बाद। तो 6 चैप्टर बाकी है अपना, 7 चैप्टर बाकी है, 8 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया। कॉनकैटिनेटिंग, कॉनकैट करना सीख लिया ना हम लोगों ने। ठीक है, और 9 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया, प्रॉम्प्ट का चैप्टर। ठीक है, अभी बीच में कौन से चैप्टर रहेगा? 7 और 6 और 7 रहेगा। 6 और 7 हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और यहाँ पे हमारे 9 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है? अगर कोई थ्योरी पढ़ना चाहे तो थ्योरी पढ़ सकता है, बुक में सारी वही बात कही है जो मैंने अपने पास से कही है। ठीक है, अच्छा, अब ये आपका टास्क है, इस टास्क को जल्दी से आप लोग परफॉर्म करें, और फिर मुझे नमाज से पहले अगर कोई करके दिखा दे तो अच्छी बात हो जाएगी, वरना फिर उसको असाइनमेंट देना पड़ेगा।